सब टाइम की बात होती है भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लड़का सब घबरा जाता है, शुरू शुरू में लिया है 10 में से 11 में गया, कोई इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र का। ठीक है, हम भी कोशिश कर सकते हैं उनका। चलिए, ऑन हो गया। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कसर कुमार आपका क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। दोस्तों देखो, आगे ना आप लोग का जो क्लास 11 के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमको ये जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी दे दीजिए, कम से कम बेसिक बना दीजिए। वैसे तो आपको पता है कि हम क्लास 11th और 12th हमारा साइंस साइंस स्ट्रीम रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा जैसा जानकारी हमको मिली है कि वही क्लास 11th में वैसे दो किताबें चलती हैं एनसीईआरटी की। पहली है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो आपके इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा समग्र, ये देखिए। अब मेरे पास भी समय नहीं है ज्यादा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप, है ना। और एक काम आपसे निवेदन है कि जब भी आप बैठिए क्लास में, तो अब एक साथ में पेन और एक रफ ले लीजिएगा, ताकि आप कुछ नोट्स बना सकें। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यही आपका किताब है। ठीक है, तो और एक दूसरा किताब है, उसका नाम है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। 9 अध्याय है टोटल, तो इसमें केवल 10 ही अध्याय है और 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंड में विभाजित है, मतलब पहला खंड में आपको 2 अध्याय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, अपने से कोशिश भी किया है आपको समझाने का। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि क्लास 11th का इकोनॉमिक्स में 4 खंड है और इकाई 1 में 2 अध्याय हैं, और इकाई 1 में विकास नीतियां और अनुभव के बारे में आपको सिखाया गया है। मतलब दोनों लेसन में से आपको क्या दिखाई देगा, विकास नीतियां। और घबराने की जरूरत नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड को आपको समझाएंगे। अनुभव, विकास की नीतियां, नीतियां कुछ भी देखिए, कुछ भी जो कोई भी काम करते हैं आप, तो उसमें कुछ नीतियां तो बनाते हैं ना। जैसे आप लोग का कोई नीतियां बना नहीं है अभी फिक्स में, जब एग्जाम आता है सर पे, तो फिर कहते हो कि नहीं सर 2 महीना बच्चा लग कसम हमारा काम करवा दीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्व, मतलब स्वतंत्रता पूर्व करने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है? स्वतंत्र कब हुआ हमारा देश, कम से कम इतना तो पता होगा ना। रोज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद हुआ था। और इसके पूर्व, मतलब पहले से, पूर्व मैंने पहले से, नियोजित विकास के 4 दशक हो गई। अब इसके पूर्व से पहले नियोजित विकास किस तरह से, क्या क्या सरकार, जो ब्रिटिश सरकार ही तो थी हमारे देश में इससे पहले, तो उसने 4 दशक के मतलब समझते हैं, 1 दशक मतलब 10 वर्ष होता है, 1 शताब्दी मतलब 100 वर्ष होता है, सब समझो बेटा। तो 10 वर्ष में इसके पहले के 4 दशक के, मतलब 40 वर्ष पहले की के बारे में भी इसके चर्चा करेंगे। ठीक है, और यही आपका किताब है, पहला है, आप परिचय दिया है। तो अभी शुरुआत करेंगे, एक एक लाइन की आपको व्याख्या करेंगे। सब समझ में आ रहा है ना? बस यही देखिए, ये आपको नोट्स दिया जाएगा, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मतलब देखो, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है तो उनको भी बता देना बेटा, और आपको भी नहीं पता है तो आप भी लिख लीजिए। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है मेरा, है कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एसएमएस। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। यही है नंबर 84 84 मतलब 84, 29 मतलब 29, और 55 मतलब 55, 84 29 55 और 98 मतलब 98, और 67 मतलब 67। 84 29 55 98 67, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और कहोगे कि सर हमको लिंक दे दीजिए टेलीग्राम का, तो उसमें टेलीग्राम से क्या होना ना, पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत आसानी हो जाता है, आसान हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे अभी तक से किताब नहीं लिए ना बचवा, अब शुरुआत करिए दो। अब किताब ले लो जाकर मार्केट से, नहीं तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआरटी का हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत किया जाए ना, बिना कोई देर के हुए। अरे घबरा नहीं भैया, अर्थशास्त्र, अच्छा एकदम शुरुआत से मैंने बोला क्या, अर्थशास्त्र का जो एकदम मतलब अर्थ होता है ना, उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा चलो, समझाने का प्रयास करूंगा, क्या करता ही हूँ। अच्छा, एक अर्थशास्त्र के बारे में जिसको बात कर रहे हो, अर्थ मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? अर्थ मतलब शब्द अर्थ नहीं रे भैया, अर्थ मतलब होता है, देखो अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब होता है धन। यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या होगा, धन, धन। समझ में आ रहा है, धन। और शास्त्र मतलब क्या होता है, विज्ञान। शास्त्र मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। ये किसने कहा था बताओ तो? कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, हाँ हाँ सही पकड़े हो राजू दिगड़ा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, अच्छा विज्ञान। अरे बेटा समझो समझो समझो, विज्ञान मतलब शास्त्र होता है, कोई चीज नया ज्ञान पढ़ रहे हो ना, उसको विज्ञान ही तो बोलते हैं। विज्ञान एक साइंस, तुम समझ रहे हो ना? अच्छा देखो, जो इन्होंने बोला था एडम स्मिथ ही कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एडम
स्मिथ, सॉरी, अरे यार, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। याद रख लेना बेटा, याद रख लेना, कभी काम देगा, जरूर जरूर काम देगा। क्योंकि अच्छा, एडम स्मिथ के बारे में बता दें। एडम स्मिथ देखिए इंग्लैंड से, अच्छा ये समझो, इंग्लैंड के थे ये भी हमारे जैसे, मतलब समझ लो साइंस के स्टूडेंट थे ये, साइंस के भी। और उस समय अर्थशास्त्र नाम की कोई किताब नहीं थी। अर्थशास्त्र के बारे में ये पहली बार व्याख्या के साइंस, आप बताओ, आप साइंस के विज्ञान, मतलब वैज्ञानिक है ये, और जाकर इतिहास, अब ना आर्ट्स में आ गया है अर्थशास्त्र, लेकिन उस समय ऐसा कोई विषय था ही नहीं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे लास्ट में मिला, आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लैंड में इन्होंने, देखिए 1776 में, 1776 में, समझ लो ये कब का है दशक है। भारत में उस समय क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वही 1764 में बक्सर का, मतलब उस समय भारत क्या था? गुलाम था। इस समय काल के पीरियड के में इन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, चूंकि इंग्लैंड में हुई थी, तो द वेल्थ, WALTH, वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब इसका अर्थ हिंदी में हुआ कि राष्ट्र की संपदा नामक एक किताब लिखी। राष्ट्र, कैसे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, तो राष्ट्र की संपदा, वो अपने देश की बात कर रहे थे, संपदा नामक किताब लिखा इन्होंने, राष्ट्र की संपदा। अच्छा हाँ, अर्थशास्त्र के, एक अर्थशास्त्र के, अगर भारत में किताब की बात किया जाए कि भारत में सबसे सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखा था, तो बेटा याद रखना, चाणक्य ने लिखा था। कौन लिखा था? चाणक्य ने, जिसको आप बोलते हो ना, देखे हो कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य, या इनको विष्णु गुप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु गुप्त भी बोलते हैं। चाणक्य नीति, विष्णु गुप्त, याद है? अरे यार धनानंद इनको, इनका क्या बोलते हैं, चुन्नी जो, अरे यार शिखा को पकड़ कर बाहर फेंकवा दिया था ना चाणक्य। लेकिन ये जो किताब थी ना अर्थशास्त्र, चाणक्य ने जो लिखा था, विष्णु, अरे कहे जाते ना भाई, कौटिल्य बोलते हैं, कुटिल नीति के कौटिल्य थे इन्होंने। उसी दिन धनानंद को गद्दी से हटाने का प्रण लिया था, कहा था कि मैं जब तक इस सिंहासन पर एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वभात राजा नहीं बैठा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और देखिए इन्होंने, कहते हैं ना चाणक्य इतनी, हमारे गुरु जी बताते हैं, एक किंवदंती है, कहानी है कि चाणक्य के पास एक लोग आए थे अपनी, मतलब किसी बात को, कुछ तो है, तो वो प्रधानमंत्री थे ना चंद्रगुप्त मौर्य के, तो बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी बने थे, उनके मुख्य सलाहकार थे। तो उस समय आए थे उनसे कुछ मतलब अपने कुछ विद्या के बारे में जानकारी लेने या कुछ बातें कहने के लिए। उसमें उनके घर पे एक दीपक जल रहा था, शाम के वक्त था, और उन्होंने दीपक को पहले सर्वप्रथम कहा कि बैठिए महाराज, उनको आदर से बैठाया, जो आगंतुक गुण थे, और अब जो दीपक जल रहा था, उस दीपक को बुझा दिया, उस दीपक को बुझा दिया, क्योंकि उस समय वह राजशाही कुछ काम कर रहे थे, तो उस दीपक को बुझा दिया। और फिर 10 मिनट बाद एक नया दीपक जलाते हैं, और फिर वह तथाकथित उस कार्य को, उनको, या फिर जो आगंतुक थे उनको समस्या को हल करने में सहायता करते हैं। लेकिन आगंतुक जो थे, जो मेहमान आए थे, उनके दिमाग में ये बात थी कि पहले इस दीपक को जलाएं, फिर उस बुझाएं, फिर उस नए दीपक को जलाएं। ऐसा क्या था, मतलब इसके बारे में तो उन्होंने बताया कि देखिए, यह जो दीपक में तेल जल रही थी, दीपक की जो लौ थी, यह राज्य के खजाने से थी, यह हमारे देश के खजाने से चल रही थी। यह जो दीपक है, चूंकि मैं आपको अपना सलाह दे रहा हूँ, आप मेरे लिए आए हैं, तो मैं अपने, यह मेरे दीपक का है, मेरे पैसे से ये जल रहा है। तो इतना, मतलब सोच लीजिए, जैसे इतना महान जो प्रधानमंत्री हो सकता है, जो अपने ही राजा के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उनके उनके संपदा का इतना ख्याल रख सकता है, तो उन्होंने, कितनी बढ़िया उनकी राजनीति चलती होगी, कितना बड़ा देश होगा उससे। तो अर्थशास्त्र जो विद्या थी, यह उस समय कैसी विद्या थी? राजनीतिक विद्या थी। जो चाणक्य ने लिखा था वह राजनीति से संबंधित था। कैसा देश होना चाहिए, कैसा देश का राजा होना चाहिए, कैसे देश में नियम कानून होना चाहिए, वो राजनीतिक विद्या थी। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह केवल धन से संबंधित विद्या, विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है। अच्छा, अभी अब बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थ, देखिए आपका जो बुक है, क्या बुक है, देखो यार ध्यान से, इसमें क्या टाइटल दिया है। जो बच्चे अब एकदम लगते हैं शुरुआत में मार धका धक धका धक रटने, ऐसे ऐसा काम नहीं चलेगा बेटा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, समझ रहे हो, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्यों लिखा है? पहले ये तो समझ में आ रहा है कि भारतीय, मतलब अपने भारत के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखो, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा। अर्थव्यवस्था होता है बेटा, ध्यान दो, एक क्षेत्र में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियां, लिख दें, लिख लेना, एक क्षेत्र में होने वाली, एक क्षेत्र में होने वाली, होने वाली वाली सभी आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक
कोई भी काम कर रहे हो, मतलब आपके पिताजी ही घर का जो काम करते हैं, कुछ तो व्यवस्था करते होंगे, घर मतलब अर्थ माने क्या होता है, अर्थ माने धन, धन की व्यवस्था करते होंगे, कुछ न कुछ तो कार्य करते होंगे। तो आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, गतिविधियां जो होती हैं, कोई भी काम कर रहे होंगे, कोई भी काम करता है। भैया हम ही आपको शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, मान लो आप हमारे भाई बहन हो, आपके दोस्त हो हमारे, इसलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर इससे प्रॉफिट नहीं होगा तो केवल और केवल समाज कल्याण के लिए हो जाएगी, यह अनार्थिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो हम भी कुछ न कुछ फायदा के लिए कर रहे हैं, वो फायदा वही आपके प्यार के रूप में आ सकता है, आपके मिठाई के रूप में आ सकता है, ठीक है, आपके दुआ के रूप में आ सकता है। लेकिन देखो बस दोस्त, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है। तो सभी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था। और इसमें एक निश्चित समय अवधि रहती है, आर्थिक गतिविधियां जिसमें जिसमें एक क्या होता है, निश्चित समय अवधि होता है कि इतने वित्तीय वर्ष में ये काम को कर लेना, निश्चित। अच्छा, आपको राइटिंग समझ में आता है, समयावधि शामिल हो, है ना, शामिल शामिल हो। तो निश्चित समय अवधि शामिल होने का मतलब क्या है, मतलब एक वित्तीय वर्ष में या एक से अधिक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। वित्तीय वर्ष मतलब नहीं होता है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष चलता है अप्रैल से अप्रैल, अगले मतलब 2025 से 2026 अप्रैल तक, ये होता है इसे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का मतलब अर्थशास्त्र, तो कि अब देखो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। अर्थ अर्थशास्त्र मैंने बोला ना, अर्थशास्त्र, सॉरी यार, मुझे तो पहले, हाँ, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र मैंने क्या बोला कि किताब है, और किताब होंगे तो कुछ न कुछ इसके सैद्धांतिक रूप भी होंगे, है ना। इसमें आप मांग का नियम पढ़ोगे, मांग और पूर्ति का सिद्धांत पढ़ोगे, बहुत सारे इसमें सिद्धांत होंगे, नियम होंगे। तो सिद्धांत और नियमों का जो, अब सिद्धांत और नियमों के हिसाब से, सिद्धांत व नियमों के का प्रयोग करके ही कोई अपना व्यवस्था चलाएगा, है कि नहीं, साधारण रूप से तो ऐसे ही चलाएगा। तो सिद्धांत और नियमों का प्रयोग कर व्यवस्थित ढंग से की जाने वाली सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अच्छा, एक बात और बताओ, विकास, विकास समझते हो, बड़ा सुने होगे ऐसे चुनाव में, तो अरे बड़ा बिहार का विकास हो रहा है, तो भारत का विकास हो रहा है। विकासवा कहाँ हो रहा है ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन होता है कहीं कहीं, कभी कभी पेटों में रह जाता है, लेकिन कहते हैं कि विकास हो रहा था। विकास का अर्थ समझते हो? अच्छा, विकास का भी दो अर्थ निकल सकता है, अगर भूगोल की दृष्टि से देखोगे तो विकास का अलग अर्थ है, ठीक है। भूगोल में अगर आप देखोगे तो इसमें स्थान, स्थान व, अच्छा दूसरा पेन ले लेके, यार नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोलना चाहिए ना, स्थान व, स्थान व संसाधन के रूप में देख सकते हो, संसाधन के रूप में, स्थान व संसाधन के रूप में विकास देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ऐसे होता ही है, स्थान हो या संसाधन हो, उसको हम विकास कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई जलवायु का कोई जलवायु सुधर रहा है, मतलब जलवायु बिगड़ गया है, उसका कमतर हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है। भूमि का क्या हो रहा है, भूमि का चरण हो रहा है कि विकास हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। या खनिज संपदा का क्या हो रहा है, खनिज संपदा का हनन हो रहा है कि फिर विकास हो रहा है, इसके बारे में हम लोग किस में अध्ययन करते हैं, संपदा में किसका अध्ययन करते हैं, भूगोल में। तो भूगोल का विकास अलग हो गया। अच्छा, वही अर्थशास्त्र में विकास देखोगे तो अर्थशास्त्र का विकास अलग हो जाएगा। शास्त्र में क्या विकास होता है, ध्यान से देखो, अर्थशास्त्र में विकास होता है, इसमें उत्पादन अधिक हो रहा है तो कह सकते हैं कि भाई विकास हो रहा है, या उपभोग हो रहा है, उपभोग हो रहा है, या फिर वितरण कैसा हो रहा है, देश में कितना वितरण हो रहा है, मतलब आयात कितना हो रहा है, निर्यात कितना हो रहा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर अधिक अधिक आयात हो रहा है तो विकास कम है, अधिक निर्यात हो रहा है इसका मतलब विकास अधिक है। तो कहने का मतलब सेंस यही है कि विकास का अर्थ अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है। तो विकास का अर्थ अगर अर्थशास्त्र में देखोगे तो यही है, अर्थशास्त्र में यह होगा, और भूगोल में देखोगे तो स्थान और संसाधन, जलवायु, भूमि और खनिज संपदा से जोड़कर देखा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, यही आपको कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक बनाया गया है। तो अभी हम लोग केवल एक पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर के बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर दिया जाए, है ना। हाँ, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। जब भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो दे तो हमारा साम्राज्य का सूर्य ही हो जाएगा। सूर्यास्त होने का क्या मतलब समझ में आता है, सूर्यास्त होने का क्या मतलब, समाप्त होना नहीं, सूर्यास्त होने का मतलब कामे तमाम हो गया, खत्म हो गया है। तो अब सुनो, अब सुनो, हाँ हाँ, ये कौन लिखे हैं, विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने लिखा है, 1894 की बात है। तो ऐसा क्यों लिखा है ये भी समझना है ना, कि क्यों लिखा है।
सबसे पहले हम लोग, आप देखिए, आपको अगर लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे ना तो आपको नींद आ जाएगा, आधा घंटे में आप सो जाओगे। हम पूर्ण समझते हैं, तुम लोग को एकदम मतलब बउआ है जो उन्हें। हाँ, कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज का प्रिंसिपल ऐसा नहीं कर देंगे, लेकिन ठीक है। देखो यही आपका मिली 11 में यही पढ़ना है, तो इसमें हमने अपने हिसाब से बनाया है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो अभी तो समझ में आया इस टाइटल का क्या अर्थ है, ठीक है। और इकाई में एक में पढ़ेंगे विकास नीतियां और अनुभव। विकास नीतियां और अनुभव। विकास, विकास का तो अर्थ समझ में आ गया। नीतियां क्या होता है? नीतियां मतलब कोई भी कोई रणनीति बनाता है कि भाई हमको किस तरह से अपना, मतलब हमको ये काम करना है, मतलब सुबह उठना है, शाम तुम लोग तो रोजे टाइम टेबल बनाता है, लेकिन वो टाइम टेबल नहीं, एक नीति बनाया जाता है कि नहीं हमको इस काम को यही टाइम पर ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। और उसका अनुभव क्या हुआ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके पहले हम लोग इस अध्ययन का जो करने जा रहे हैं, इसका पहले टाइटल समझ लेते हैं यार, क्या है अध्याय 1 में? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या क्यों लिखा है? मतलब स्वतंत्रता के पूर्व भी लिख सकता था, स्वतंत्रता के पूर्व अर्थव्यवस्था भी लिख सकता था, लेकिन संध्या क्यों लिखा है? संध्या मतलब शाम। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश पर आपको पता है महत्वपूर्ण कुछ तथ्य आपको याद होंगे तो देखो। अभी नहीं कहना कि सर जी कहा है आप पहले पहले की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में भूगोल लेकर, भूगोल का इतिहास। देखो बेटा, सब विषय एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब तक आप मैप, मैं नक्शा की बात कर रहा हूँ, जब तक आपको नक्शा की जानकारी नहीं होगी, जब तक आपको इतिहास की जानकारी नहीं होगी, भूगोल की जानकारी नहीं होगी, तब तक आपको अर्थशास्त्र भी नहीं है समझ में आएगा। राजनीतिक शास्त्र भी एक ही दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको घबराना नहीं है, बस समझो, बस कहानी सुनो। आपको बस एक छोटा मोटी मोटा आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं। देखो बेटा, अर्थशास्त्र समझने के लिए ना, अर्थशास्त्र जो किताब है उसको समझने के लिए हम उसको अतीत में देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा कि किसी घर का देखो कौन होता है कि अचानक कोई जीत जाता है चुनाव में, आप देखे होंगे, चाहे कोई बड़ा महान हस्ती है तो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। उनका घर का स्थिति कैसा था, पारिवारिक माहौल कैसा था, ये सब भी डिपेंड करते हैं। उनका सामाजिक वातावरण कैसा था, ये सब भी बातें होते हैं ना। तो इसलिए मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, अतीत की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ, समझे। तो 1757 में आपको याद है प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसी प्लासी के युद्ध में आपको पता होगा, थोड़ा सा बस घबरा नहीं रहे, इस 1757 में प्लासी, प्लासी कहाँ पड़ता है भैया? बंगाल में पड़ता है। तो बंगाल में ये प्लासी का युद्ध हुआ था, और यहाँ पर सिराजुद्दौला थे, वहां पर नवाब थे, नवाब कहा जाता था राजा को। तो उस समय आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव ने किस तरह से मीर जाफर को षड्यंत्र पूर्वक अपने में मिलाकर, और सिराजुद्दौला की महार होती है, और 1757 के बाद मीर कासिम बैठते हैं जो कि मीर जाफर के दामाद होते हैं। अभी कुल इतिहास में नहीं, घबराओ नहीं, झबराओ नहीं। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। अब यहाँ से कहानी कैसे टर्न लेती है इसके बारे में हम बता रहे हैं ना, कि अवध में एक नवाब थे और सुजाउद्दौला उनका नाम था, सुजाउद्दौला, सुजा मैंने फूला हुआ। अभी हम सिराजुद्दौला बोले थे, रॉबर्ट क्लाइव, रेड ब्राउन एक के जैसा नाम लगेगा तो घबराने का बात नहीं है, बस समझो। सुजाउद्दौला दिल्ली में, अभी देखो दिल्ली में कौन बादशाह थे, ये सब मैं इसका देखो इतिहास जो चीजें है ना, घबरा से समझ में नहीं आएगा, बस कहानी जैसा सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। इतिहास में यही तो चीजें आपको देखना पड़ता है कि इतिहास से हम लोग क्या सीखे, जो कि अब तक नहीं सीखे हैं। इतिहास में सारी घटनाएं हो चुकी हैं। देखो अभी आप लोग को क्या है, जो एज है टीनेजर वाला, इनमें क्या होता है ना, लड़का पढ़े खातिर नहीं है लेकिन लड़े खातिर जरूर आज संगे बात और दोस्तों जहां दो चार फाइट लगा भागो जाते हैं सब पहले ही छूट के। तो इतिहास में आपको देखो कि बादशाह जो थे, दिल्ली के बादशाह उस समय थे शाह आलम द्वितीय। दिल्ली के बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। तो शाह आलम द्वितीय के दोस्त कौन थे? ये सुजाउद्दौला, अवध के नाम पर सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला। और इसका दोस्त कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। तीनों मिल के कहे कि चल 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 भाई, मारे कहीं अंग्रेजवा, हम लोग का धीरे धीरे देख रहे हैं कि पूरा लूट रहा है ना। तो इस मीर कासिम के चक्कर में सुजाउद्दौला गए, और सुजाउद्दौला के चक्कर में शाह आलम द्वितीय गए। शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला मीर कासिम की त्रिगुट सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव हरा दिया। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के सेना था, तो हरा दिया। वहां से 1764 में देखो, और उसी समय देखो 1760 में क्या हुआ है, मतलब 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। देखो 17 है ना, तो 17 में एक जोड़ लेना है, क्योंकि सदी निकालने के लिए एक जोड़ दिया जाता है। अभी 2025 चल रहा है ना, तो 21वीं सदी चल रहा है, समझ आ रहा है ना, 2025 चल रहा है, तो उसमें 20 में एक जोड़ोगे तो 21वीं होगा ना, तो 21वीं सदी के अंदर में हम लोग जी गए हैं 25 याद रखना। तो 1764-60 में ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, आपको समझ में अच्छा, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों होती, इसके बारे में भी बताएंगे, आपको घबराना नहीं। देखो बस चुपचाप देखो बेटा। तो अब यहां से देखो, परिचय में क्या दिया है कि इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको क्या है? मूल उद्देश्य एक ही है, ठीक है, थोड़ा सा हाइलाइटर ले ले तो मजा आ जाए ना। ये होगा, ये हुई ना बात। तो इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व जो था तथा वर्तमान तक विकास के मूल्यांकन करना और आर्थिक भविष्य की संभावनाओं पर अवलोकन करना है।
तो आर्थिक भविष्य देखो, जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना बेटा कि हमारा, अभी इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार कि आपको क्यों पिछला में ले जा रहे हैं, क्यों अतीत समझा रहे हैं। देखो अभी जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है, वर्तमान अर्थव्यवस्था समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? सर जी क्या बता रहे हैं, हम तो हवा जैसे ऊपर से जा रहे हैं ना। वर्तमान अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखो वर्तमान में क्या है, 295.4 करोड़ हो गया है, 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़। सोचो आज का जीडीपी है, और 295.4 लाख करोड़ है। और उस समय की थी स्वतंत्रता पूर्व के समय से, स्वतंत्रता के समय कितना था ये देखो, स्वतंत्रता के समय था मात्र 2.7 लाख, 2.7 लाख। आज सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी कही जाती है ये हमारा भारत देश। 3.53 ट्रिलियन, ये ट्रिलियन है इसकी ग्रोथ रेट। अब समझो क्यों इसका कह रहे थे कि पहले इतना था, नहीं कहते पहले हमारे घर के अर्थव्यवस्था बड़ा खराब थी। अब हम लोग पहले ललटेन ढिबरी पढ़ते थे, अब तो ट्यूबलाइट हो गया, घरे घरे लाइट हो गया। भले लाइट का बिजली बिल महंगा आ रहा है, लेकिन अब अफोर्ड कर ही नहीं रहे हैं, किसी तरह मैनेज कर ही रहे हैं। इसका मतलब पहले से इनकम बढ़ा है तभी तो। अब समझो, हाँ पहले से उपभोक्ता भी बढ़ा है, ये बात मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं है। तो ये चीजें आपको, वर्तमान अर्थव्यवस्था क्या है और वर्तमान के बाद अगर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, इसी के आधार पर तो हम लोग निकाल लेते हैं कि भैया आगे 10 वर्ष में, ज्यादा नहीं लेकिन भविष्य की अगर बात किया जाए, भविष्य में निकटतम भविष्य की बात किया जाए, तो हम लोग इसी वर्तमान अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निकालते हैं कि आगे 10 वर्ष में हमारा विकास ग्रोथ रेट कितना होगा। यही तो चीज होती है ना। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, समझो समझो क्या बोल रहे थे। चलो अब शुरुआत कर दे, आपकी किताबी से शुरुआत करते हैं। परिचय, भारत का आर्थिक विकास, इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, देखो वही बात बोले हम नोट्स में सारा एक एक चीज का जिक्र किए बेटा। घबराने से तुम लोग ऐसे घबरा जाते हो ना जैसे एकदम मतलब नछुआ बच्चा होता है। अब देखो भारत का आर्थिक विकास, ये ना बुक है आपका। विषय की पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास का अवगत कराना है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितना विकास हुआ है अभी बताया ना, 2.7 लाख से लेके अब बढ़ गया 295.4 लाख रुपया। तो समझ में आ रहा है कितना विकास हो गया। लेकिन विकास हुआ हम लोग को दिखता नहीं सर जी। ये बतिया तो सही बोल रहे। आज सुनो, यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विकास का अवगत कराना है और देश की वर्तमान अवस्था और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत, अभी बोले ना अतीत, अब अतीत मतलब क्या, बीता हुआ। अतीत मैंने क्या होता है, बीता हुआ। तो बेटा तुम घबरा जाते हो ना, देखो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अतीत के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने बोला ना ये जो आपका टाइटल है स्वतंत्रता से पूर्व है ना, टाइटल है जो संध्या पर, ये क्यों लिखा है? अब ऐसे क्यों लिखा था, संध्या क्यों लिखा है? क्योंकि देखो हमारे देश पर अभी बताया ना 1757 में हमारे देश पर कौन थे, अंग्रेज थे। और 1757 से लेकर लगभग 200 वर्ष तक, हमारे 1947 में देश आजाद हुआ ना, लगभग 200 वर्ष तक, 200 वर्षों तक किनका शासन रहा बताओ बेटा? अंग्रेजों का शासन रहा सर, अंग्रेजों का शासन रहा। तो एक बात बताओ, इस तरह से अंग्रेजवा चूज कर ले गया है ना, इस तरह से अंग्रेजवा चूज कर ले गया है ना कि हमारे देश में अब, अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश पे आकर यहाँ पर ये सब सारा देश को जीत गए, क्या उस समय कोई उसका बाइकाट करने वाला नहीं थे? कोई राजा महाराजा नहीं थे? एक एक से लड़ाकू थे, एक एक से वीर योद्धा थे। लेकिन थे तो केवल और केवल अपने राज्य के बारे में सोचते थे, अपनी जगह जितनी उनकी क्षेत्र सीमा थी उसके बारे में। एक राजा को मारा पहले बंगाल का, इधर इधर मराठा वाला खुश हो रहा है कि चलो मैसूर वाला पिटा रहा है, चलो बड़ा बढ़िया था, बड़ा बदमाश था, पिटा के तो बढ़िया। पंजाब वाला खुश रहा है कि ठीक है, पंजाब का सूबेदार अलग है खुश रहा है कि मार 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 ससुरा बस हवा बड़ा बदमाश था। तो एक दूसरे के खिलाफ तो खुदे थे। अब भारत उसमें टुकड़ों में बचे, तो उसमें भारत में राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज नहीं थी, ये समझो आप। तो इतना आसानी से अंग्रेज ने फुट डालर शासन करो वाला नीति अपनाकर भारत को गुलाम बनाया। लेकिन जब 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, 1942 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रहा है, तो उसमें अच्छा एक सुनो, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों कहा जा रहा है? क्यों नहीं करा कि बंगाल छोड़ो आंदोलन, बिहार छोड़ो आंदोलन, क्यों नहीं उड़ीसा छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों करा है? क्योंकि अंग्रेज भी जा रहे थे, अब जाने को मजबूर थे। वो जाने को ये नहीं था कि छोड़कर तुमको कि चलो हम तुमको आजाद कर रहे हैं। अरे वो इतना पिटा गए थे बचवा कि अब उन लोग का मजबूरी था जाना यहाँ से, समझे ना? तो अंग्रेज भी पूछे कहां से छोड़े,
तो भारत ने बोला भारत छोड़ो, यहाँ से छोड़ो नहीं, पूरा भारत है छोड़ो। कोई बोला कि बंगाल से छोड़ो, बिहार से छोड़ो, झारखंड से छोड़ो, उड़ीसा से छोड़ो, पंजाब से छोड़ो, नहीं ना बोला। कि नहीं का मतलब कि सबको अब एकजुटता और एक एक आपसी में एकता की वहां जो भावना थी वो समझ में आ गई थी कि हम लोग जब तक बटे रहेंगे तब तक कटेंगे। तो हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, समझ में आ गया। इसीलिए हाँ। अच्छा, इस संध्या पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या मतलब 1947 को उन्होंने कह दिया था कि चलो हम आजाद कर देंगे, 15 अगस्त 1947 को। इस सब 14 अगस्त को बैठ के आराम से शाम को जितने भी बड़े बड़े जनमानस नेता थे, है ना, इस शाम को सब लोग समझ रहा है कि यार बड़ा बड़ा 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो जाएगा, लेकिन आज आज की जो शाम है ना, हम लोग को ये निश्चय कर ही लेना चाहिए। और किस तरह से हम लोग का चहुमुखी विकास हो। अब किसी को भी बाहरी वो तो व्यापार करने के लिए आया था, यहाँ का रीति रिवाज देख लिया, रवैया देख लिया, इन लोग को आपस में लड़ा लड़ा कर कोनो गुलाम बनाने के चक्कर में नहीं आया था। अपना उपनिवेश तो बनाने का उन लोग को सुनहरा अवसर जो मिल गया, नहीं तो ऐसा, हाँ, बहुत सारे देशों में उपनिवेश बना कर रखे थे ये सब। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अब इस शाम को लोग बैठकर चाय पर चुस्की लगाकर ये समझ रहे हैं कि अब कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े। क्योंकि उस समय भैया जब अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के गया था ये सब आजाद आजाद का किया था, इस चूस चूस के गया था। भारत को ऐसे बंटवारा होता है भैया। हाई रेट क्लिक आया था। भारत जितना उसका जितना भी सैनिक छनिया था उसके आधार पर लाइन खींच दिया, कह दिया कि इधर का रहेगा पाकिस्तान, इधर रहेगा पूर्वी पाकिस्तान। ऐसे कोनो बंटवारा होता है बीच, अच्छा तुम्हारा घर एगो इधर होगा, एक इधर होगा, बीच में जमीन तुम्हारे पटीदार का हो तो झगड़ा तो रोजे एक रास्ता से जाओगे, झगड़ा होना तो लाजमी बात है। ये सब झगड़ा लगा करे गया था जी, हई मैकमोहन लगा, इधर मैकमोहन आया मार के खींच के दिया, इधर चीन होगा, इधर भारत होगा। ये कौन मतलब यो देखो, डोरेंट रेखा खींच दिया अफगानिस्तान से भारत का। तो ये बंटवारा किया था कि झगड़ा लगा के गया था जाते जाते। आज तक वो आग सुन वगैरह है, आज सुलगा रहा है इस सब नेतवा बैठ के। तो गोरा चमड़ा वाला तो चला गया, लेकिन गोरा रंग का गोचा तो है नहीं। लेकिन है जो गोरे रंग के जो इनके नाजायज क्या बोले, अब तो बोल देंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। ये सरवा अभी भी देखो खाली क्या कर रहा है, रोज डिबेट दिखाता है शाम को। अब नाम नहीं लेंगे, इस साल मीडिया है, गोदी मीडिया है, रोज बैठाता है। क्या करवाएगा ये? एगो हिंदू, एगो मुस्लिम, एगो मुल्ला बैठा के, दाढ़ी बैठा के, एगो चुन्नी बैठा के, तुम्हारा दिन 10 को मतलब तुम्हारा जजिया मना। सरवा 1 घंटा ये दिखाता है, टीआरपी बढ़ाता है। ठीक है, उस सबसे हमको कोई लेना देना नहीं। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में समझे ना। बहुत बढ़िया। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आप जी, दिव्य जी, हाँ ठीक है। तो बबीता, अरे देखो बेटा, ऐसे तो आप ना बीच में क्लास छोड़ोगे ना तो वो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी से भी पढ़ो। देखो अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही मत पड़ोगा। देखो फलनवा से चिलनवा से कंपेरिजन करोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। आपको जहां भी जिस भाषा में जैसे भी समझ में आता है आप समझो। हम नहीं कहते कि हम ही से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। और कैसे कि ये रटने से और क्लास अब 11th में आ गए हो, नकल मारने से आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सभी बातों को भी स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि क्या होता है। चलिए आपको एक बार इसलिए मैं बोल रहा था कि नोट्स पे आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। ये कौन बोला था? ये बोले थे विक्टर अलेक्जेंडर रूस। क्या बोले थे, कैसे बोले थे और क्यों बोले थे, इसको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। भारत हमारा साम्राज्य की धुरी, धुरी समझते हो क्या होता है? धुरी, धुरी देखो, कभी तुम चाक नचा लो, कभी कुम्हार के पास गए हो तो कुम्हार ऐसे चाक नचाता है तो उसका जो मेन सेंटर होता है जहां से ऐसे ऐसे पिन निकला रहता है तो इसी पे चाक नचता रहता है। अच्छा लट्टू देखो, लट्टू जिस पर नाचता रहता है उसको धुरी बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। अच्छा ऊपर होता है, मैं धुरी बोलते हैं। और उसी पर चक 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 नाचता है, मतलब वही मेन है। उसी पर सारा संसार, मतलब कहने का मतलब कि साम्राज्य इसका किस पर नाच रहा है? पूरे और पूरे भारत पर। क्योंकि देखो कोलोनिज्म तो हर जगह बनाया था। कहते हैं अगर इसका देखा जाएगा इंग्लैंड का कोलोनिज्म कहाँ कहाँ था, तो आपको मैं भी दिखा दूं इंग्लैंड का कोलोनिज्म कहाँ। हाँ वही उपनिवेश कहाँ कहाँ तक था। देखो ब्रिटेन का कितने महाद्वीपों में उपनिवेश था? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही उठता है कि ब्रिटेन का कितने महाद्वीपों में उपनिवेश था। तो बेटा समझो, ब्रिटेन ना हर जगह ही उपनिवेश बना के, अब 6 महाद्वीपों में, मतलब 7 महाद्वीप है ना टोटल, 6 महाद्वीप में उसी का था। देखो दक्षिण अफ्रीका में गुना में बनाकर बैठा था। और इधर उत्तरी अमेरिका में तो 13 गो। आपको पता होगा कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक कौन सा चला था? को पता है फ्रांसीसी क्रांति पढ़े हो? फ्रांसीसी क्रांति हाँ क्लास 9 में था इतिहास में। तो आपको पढ़ा होगा कि लुई 16वां, हाँ ये लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। अब याद आया?
लुई 15वां की बात करें जो उसके दादा थे, उसी समय 1756 से लेकर 1763 तक 7 वर्ष तक युद्ध चला। सप्त संघर्षीय युद्ध चला था, सप्त संघर्षीय युद्ध चला था, संघर्षीय युद्ध चला था, युद्ध। ठीक है, स्टार्टिंग नहीं समझ में आएगी तो समझो, मेरी बात तो सुन रहे हो ना। तो सप्त संघर्षीय युद्ध चला था 7 वर्ष तक। इसमें किसकी हार हुई थी? फ्रांस के। अच्छा, आपको नहीं पता है तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं ऐसे अगर आप देखे होगे ऐसे ऐसे, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे मान लो सपोर्टेड, ये है, ये चिली होते हुए ये है दक्षिणी अमेरिका, है ना। हाँ, ये कैरेबियन सी हो गया। तो उत्तरी अमेरिका में ऐसे ऊपर तो आपको पता है, काम निकला था कनाडा है, कनाडा है, और नीचे है यूएसए। ठीक है, यूएसए, और इधर ब्रिटेन। आपको भूमंड, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पड़ोसी है, आपको पता है कि नहीं? इधर बस एक यही उत्तरी सागर है ना, इंग्लिश चैनल इसको पार करता, अलग करता है। तो ये ब्रिटेन फ्रांस में हमेशा लड़ाई चलता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे, इतिहास में तो बताए ही है, अब फिर से अब थोड़ा सा बता रहे हैं। इसमें ना नीचे वाला हिस्सा में इंग्लैंड का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। और ऊपर वाला हिस्सा में, ऊपर वाला हिस्सा में किसका उपनिवेश था? इसमें फ्रांस का था, और नीचे वाला में भी थोड़ा सा था, कनाडा वाला में भी था और यूएस वाला में भी था। लेकिन इन दोनों में युद्ध चला था 7 वर्ष तक, इसी इसी अमेरिका को ले। इधर रेड इंडियन रहते थे, वहां के मूल निवासी थे। तो ये 7 वर्ष तक युद्ध चला। इसमें किसकी हार हो गई थी? फ्रांस की। बड़ा बेइज्जती हुआ, हार हुआ, पैसा भी लॉस हुआ। कहते थे कि 2 अरब लिबरे का कर था। लुई 16वां जब पैदा हुआ था तभी की बात बता रहा हूँ। तो पहले ही कर्ज में बेचारा पैदा हुआ, उसकी महारानी भी मेरी अंतुआना तो सही मिल गई। चलो, वो सब नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी समझो, यूरोप में कहाँ कहाँ था? माल्टा था, साइप्रस था, ये सब तो मैप से समझ में आएंगे। इधर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा महाद्वीप, आपको पता ही है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा। और इधर देखो, एशिया की अगर बात किया जाए, एशिया की अगर बात किया जाए, छोटी छोटा मोटा मोटी, ये भारत अगर है, ये भारत है। भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब ले ये एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया जिन नेशन कहते हैं ना एशियन, ये म्यांमार हो गया, म्यांमार, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, हाँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब के सब किसका कब्जा था? सबका उपनिवेश बनाया था ये कौन? ब्रिटेन था। ये सब पर देश, सब देशों पर काबू किया था, सब देशों। अरे अफ्रीका में, अफ्रीका तो हम लोग को लास्ट में रंग भेद का सामना करना पड़ा था। जाए गए थे कौन? महात्मा गांधी जी। अफ्रीका में भी अपना कॉलोनी, यहाँ से दास खरीद के ले जाता था, है ना। हाँ, तो लिस्बन से खरीद के ले जाता था दास का। तो बहुत सारे जगहों पर इसने बनाया था। तो ये एशिया में हमने लिख भी दिया है, इंग्लैंड में, पाक में, इंडिया में, सॉरी, इंडिया, बांग्लादेश में, म्यांमार में, सब किसका था? खाली और खाली इन सबों का ही राज चलता था। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? मैप समझो, मैप समझो। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मैप के नक्शे से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ इसका था। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे? हाँ, तो भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, ऐसा बोला था। किसने बोला था भैया? किसने? विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस ने बोला था, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। और हमारे साम्राज्य का को क्या बोल रहा है? समझो, समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे साम्राज्य का, एक मिनट पेन लेते हैं। अगर हमारे साम्राज्य का मतलब कोई भी उसका कॉलोनी का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, कोई राज्य अलग रह सकता है, हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत को खोजें, भले कुल देश खोजें, लेकिन अगर हमको जीवित रह सकेंगे, लेकिन अगर भारतीय हमारे यहाँ से चला गया तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, कॉलोनिज्म खत्म हो गया। अच्छा, ये बताओ, हम कब से कह रहे हैं कि 1760 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई, तो कहाँ है इंग्लैंड में? आपके दिमाग में ये बात आया था? कहाँ है? मतलब 1760 में इंग्लैंड में कहाँ हुआ था? जबकि और भी तो देश थे, और भी देश में, फ्रांस भी यहाँ पर लाओस, कम्बोडिया की तरफ, वो अभी ईस्ट इंडिया का मैंने लाया था, वो भी कॉलोनिज्म बनाया था। फ्रांस भी किया था, जर्मनी भी किया था, लेकिन इंग्लैंड में क्यों औद्योगिक क्रांति हुई? तो सबसे पहले आपको ये बात को समझना ही पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंटरनेट कनेक्टेड है। अब देखो, क्यों क्यों पहले ही, मतलब क्यों सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्या हुआ था? हाँ, औद्योगिक क्रांति हुई थी। सबसे पहले आप समझो, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होने के एक मुख्य कारण था जनसंख्या वृद्धि। इंग्लैंड में आज बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? अगर जनसंख्या बढ़ेगी बेटा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ा है, काम धंधा नहीं है, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा। और बेरोजगारी बढ़ेगा, इसका मतलब श्रम सस्ता होगा। क्या हो जाएगा? श्रम सस्ता हो जाएगा। तो
क्या चाहिए? अगर किसी उद्योग को बैठाना है तो श्रम तो कम चाहिए, श्रमिक अधिक चाहिए, है कि नहीं? और सस्ता लेबर चाहिए, है कि नहीं? तो श्रम सस्ता था, बेरोजगारी अधिक था, और साथ ही साथ मांग भी बढ़ गया था। और दूसरी बात, अगर कच्चे माल की पूर्ति की बात किया जाए तो वहां पर लोहा वगैरह, कोयला, लोहा कोयला, इस सब का बहुत ज्यादा मतलब कि संसाधन का यह लिखे थे हैं, लो कोयला और लोह संसाधन की उपलब्धता थी, कच्चे माल की पूर्ति हो जाता था। कहाँ से? उपनिवेशों से। अब आपको पता है हमारे देश से ऐसा मतलब क्या बोला जाए, चुट्टा थे सब, ऐसा बादल थे कि अगर कोई बादल बनता है, मान लो ये हमारा हमारे देश का ये है ना, ये देश है, ठीक है? हमारे देश के जलवाष्पों से बनाया हुआ बादल, जलवाष्पों से बनाया हुआ ये बादल कहाँ ले जाकर बरसता था? जाके इंग्लैंड में बरसता था। पूरा ऐसा बादल था, बनता है हमारे देश में, बरसता है जाकर इंग्लैंड में। मतलब कहने का मतलब कच्चा माल केवल हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेता था, सोरा सेरम, रेशम, कागज, चीनी, ये सब करता था ना, रेशम का व्यापार करता था, और सोरा का व्यापार करता था हमारे देश से। बहुत सारी चीजें थी, कपास ले जाता, कच्चे माल की आपूर्ति करता था केवल, और केवल कच्चे माल की। और बाजार व्यवस्था बना दिया था, कच्चे माल की आपूर्ति करता था और ले जाकर अपने देशों में बेचता था, और अपने देश में उसका मैन्युफैक्चर करता था, और पुनः मेरे देश में ले आकर बेचता था, मतलब भारत में लाकर बेचता था, सॉरी, तो भारत में लाकर बेचता था। उपनिवेशों की इसकी प्रचुरता थी, बहुत ज्यादा इसको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा जैसे यह कच्चा माल प्राप्त कर रहा था। तो यही मेन। दूसरी बात, चकबंदी कर दिया खेतों का, छोटे छोटे जो खेत थे ना, सबको मिलाकर एक बड़ा का प्लाट बनवाया। अगर और अब एक कहा कि इस पर खेती होगा नहीं, हम अपने तरीके से कृषि करवाएंगे, है ना, औद्योगिक कृषि करवाएंगे। और जितने भी बेरोजगार हो गए, जो किसान थे वहां के, उनको भेज दिया, लेबर बन गए। तो लेबर बन गए, श्रम बन गए, तो श्रम सस्ता भी हो गया, श्रमिक अधिक बढ़ गए। तो यही बात थी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, ठीक है? ये सब इतिहास में पढ़ेंगे, घबराना नहीं। अच्छा, तो घबरा बहुत जाते हो ना, तो अब समझो, अब समझो कि समझोगे तब समझ में आएगा। आपको किताब पे ही ले चले, किताब पर ही ले चलते भाई, तुम लोग ऐसे घबरा जाते हो ना। चलो, ये आपका है, देखो। तो जहां तक पढ़े थे हम लोग, हाँ ये, तो फिर से देखो, ये आपको समझाने के लिए मैं बस समझा देता हूँ ऐसे। देखो, इसी क्रम में हम उन सभी इस बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिससे स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, जो आज की संरचना तुम देख रहे हो ना, वर्तमान संरचना, इसी क्रम में हम उन सभी बातों का भी स्पष्ट पहचान करेंगे ना। तो वर्तमान संरचना जो देख रहे हो, जो आज का नहीं है। देखो, जो भी चीज होता है तो एक दिन में नहीं कोई चीज बन के तैयार होता है। बोलते हैं ना कि रोम इज नॉट बिल्ड इन वन डे, कोई चीज एक दिन में नहीं होती। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूरे 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे, देखो 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 देखो, देख रहे हो, भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित था। देखे, बादल यहां से बना है, वर्षा कहाँ रहा था? अपने देश में। तो उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद से पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास के सही मूल्यांकन करना पाना संभव नहीं है, समझे ना? ये आपको समझ में आना चाहिए कि कर पाना संभव नहीं होगा जब तक आप 200 वर्षों का इतिहास नहीं समझोगे। देखो, 200 वर्षों का क्यों कर रहे हैं? वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में तो बहुत सारे, उस समय तो कितने ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। अरे भैया, अगर देश पर बात करते हो तो देश पर तो बहुत पहले से चंद्रगुप्त मौर्य के से भी पहले का आक्रमण होता है। सिकंदर मैसेडोनिया का शासक आया था हमारे देश पर। यहाँ कुषाण आया, शक आया, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए। मुगल का तो पूरा वंशावली हमारे यहाँ रह गया पूरा। आपको याद है कि ये बाबर आया था ना 1524 में, बाबर आया, बाबर का बच्चा हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं का बच्चा अकबर, अकबर का बच्चा औरंगजेब, है अकबर महान कहते हैं, औरंगजेब हो गए, औरंगजेब, जहांगीर, सॉरी, जहांगीर, सलीम, फिर औरंगजेब, इसमें शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, तृतीय, अरे बहुत सारे ऐसे चलते रह गए औरंगजेब, है ना। के बाद तो थोड़ा समाप्ति होने लगा, लेकिन कहने का मतलब बहुत सारे लोगों ने, लेकिन क्या, बाबर आया, चाहे हुमायूं आए, चाहे अकबर आए, या हम अगर बात कर रहे हैं केवल और केवल शाहजहां की भी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो भी काम किया है, लाल किला बनाया है ना, आगरा का ताजमहल बनाया है ना, तो कहाँ बनाया है? हमारे भारत देश में ना बनाया है। इसका मतलब बादल बना तो हमारे देश में ही बरसा ना। आज भी टूरिस्ट से हम लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं? इतने बड़े बड़े मोन्यूमेंट, स्मारक, इतने बड़े बड़े हर चीज, जो भी जितने भी राजा महाराजा हैं तो हमारे देश में किए हैं। वो जाकर अपने देश में तो नहीं किए ना, लेकिन ये
तो ये खाली और खाली अपने देश की सोच रहा था। तो इसीलिए जितना नुकसान ही सब पहुंचा है ना, अन्य अन्य जो शासक थे उतना नुकसान नहीं पहुंचाए, भले वो आपस में लड़ते थे वो अलग बात है। तो ये लिख रहा है कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि, एक मिनट, थोड़ा सा हाइलाइटर बहुत ज्यादा गढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको मैं कौन सा कलर ले लो भाई, यहाँ ये देते हैं। यद्यपि जन समा अरे यार, ये तो और भी हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं। यद्यपि जन समान की आजीविका और सरकार की आय का कोई मुख्य स्रोत कृषि, हम ठीक है, कृषि तो शुरुआत से ही था, आज भी कृषि ही है। और कृषि जानते हो, कृषि अभी तो देख लो बाढ़ आ गया, पूरा फसल डूब गया। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस समय गतिविधियां नहीं होती, कोई विनिर्माण उद्योग नहीं हो रहा था। कहने का मतलब समझो, कहते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ, बहुत सारे लोग बताते हैं, बड़ा वो आता है, मतलब हमको भी ताजुब होता है कि क्या कहते हैं ना। हाँ देखो देखो, मैंने भी लिख दिया है, सब आपको लिख दिया कि कुषाण, शक, अरब, तुर्क, मंगोल का आक्रमण था, ठीक है, अफगान अफगान। लेकिन यहाँ पर अभी मुख्य हमारा जो चर्चा चल रहा है कि कई लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में तेजी से हो रहे औद्योगिक, यही सब मैंने नोट्स बना दिया है आपको, आप है ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वैसे इस नोट्स को। मैं क्या बोल रहा था अभी समझते हैं, पॉइंट पॉइंट है ना। देखो, औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से पहले क्या था, भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। और भारतीय लोगों की आजीविका जो थी, है ना, कृषि पर तो अभी निर्धारित है, उस समय भी थे। अब भारत सरकार के आय का भी मुख्य स्रोत कृषि ही था। तो समझो, अब जब पढ़ोगे मेसोपोटामिया का व्यापार, मेसोपोटामिया आपसे 5,000 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, और यहाँ सिंधु सभ्यता की बात बता रहा हूँ, है ना, जो प्राक इतिहास की बात बता रहा हूँ मैं, सॉरी आदि इतिहास की मैं बात बता रहा हूँ। इस समय यहाँ से व्यापार होता है, दिलमन, माकन, मेहलुआ के व्यापारी यहाँ लंगर डालते थे, है ना। ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है। आज से 5,000 साल मतलब पूर्व की बात करें तो मतलब कि आज 2,000 और भी जोड़ लो, तो ईसा पूर्व में बोल रहा है ना, तो ईसा पूर्व में, ईसा शताब्दी से पूर्व, तो यहाँ पर 2,000 और जोड़ लो, 7,000 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ भारत से, अच्छा भारत से व्यापार क्यों होता होगा, क्यों होता होगा, अगर चावल या अनाज कोई क्यों जाता होगा, आपके घर में कोई राशन या फिर आपके घर में खेती होती होगी तो पूरा एकदम कुठला का कुठला, ड्राम का ड्राम भरा होगा अनाज, है ना। और जब भी कोई सामान खरीदना पड़ेगा तो कहते हैं, जब बचा होता है टमाटर खरीद लिया फलाना की दुकान से, जाते होगे तो क्या लेकर, ये अनाज ही लेकर ना। इसका मतलब अनाज तो आपके पास ज्यादा है, तभी तो आप निर्यात कर रहे हो ना, बेच रहे हो ना। तो कहने का मतलब वही है कि मुख्य स्रोत भारत सरकार की आय का भी मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। और देश में विनिर्माण गतिविधियां भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं थी। सूती और रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न भी बन रहे थे। इसमें बहुत ऐसी चीजें थी, शिल्प कला मतलब हस्तकला, जो आप बनाते हो ना, नए नए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज वगैरह, उत्कृष्ट केंद्र बन चुका था भारत। ऐसा नहीं था, ये अंग्रेज के आने के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन उपनिवेशिक काल में क्या हुआ, उपनिवेशिक काल में क्या हुआ ये समझो। उपनिवेशिक काल में सर, ये तो सारा का सारा धराशायी हो गया ना। प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं के बीच भी आपसी आपसी मतभेद के परिणाम स्वरूप भी जो नमूने पेश किए गए थे, उनमें डॉक्टर राव का जो नमूना है, सर्वेक्षण है, महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पहले का थोड़ा सा आधा में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर केवल 2% से भी कम, 2% से भी कम थी। प्रति व्यक्ति आय की तो बात करो तो ये तो मात्र आधा प्रतिशत है, एकदम बिल्कुल बहुत कम है भाई, इस हिसाब से तो ये मैं बात बता रहा था आपको। तो क्या हुआ इन 200 सालों में, जो ब्रिटिश उपनिवेशक थे किस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिए, ये समझने वाली बात है ना। तो ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का दुष्परिणाम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन चर्चा करने से पहले हम लोग को समझते हैं कि ये जो अब जैसे आपका बुक में ही दिया है, थोड़ा सा मैं बुक की तरफ ले चलता हूँ। चलिए, ये लिखा है कि सूती और रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। तो अचानक क्या हुआ कि भारत में इन सभी चीजों का बाजार में सबसे अच्छी सामग्री का प्रयोग होने के बावजूद भी सब धराशायी हो गया। इसी के बारे में हम समझेंगे। देखो यहाँ बॉक्स एक में बंगाल में सूती उद्योग के बारे में दिया है, आप जरा इसको पढ़िएगा, को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। बंगाल का सूती उद्योग को आप अपने से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ मलमल, मलमल जानते हो, विशेष प्रकार सूती कपड़ा होता है, इसका निर्माण मुख्यतः बंगाल में होता था। बंगाल मतलब आज बांग्लादेश, बंगाल अलग हो गया, बांग्लादेश ढाका होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, बांग्लादेश। ढाका के मलमल की उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र में विश्व भर में बहुत ख्याति थी। अरे राजा महाराजा पढ़ते थे, मतलब शाही, शाही बोलते हैं ना राजा को, शाही मलमल खास
वो बोलते थे, शाही मलमल बोलते थे, क्योंकि इसका आशय था कि शाही परिवारों को लोग उपयोग में करते थे। आपको समझ में आ रहा है ये बात? कितना इंपॉर्टेंट था हमारा भारत का व्यापार, लेकिन क्या हुआ इन 200 वर्षों में, किस तरह से चूस लिया है अंग्रेजों ने, इसी के बारे में तो हम लोग को समझना है। ठीक है, तो समझा जाए? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके जो डाउट्स होते हैं ना, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि थोड़ा सा वीडियो जो हो रही है ना, हमको 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही है। अब देखिए ये सब नोट्स है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टाइम, हाँ, आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां मैं बता दूं। साम्राज्य, साम्राज्य के से सुन रहे हो आप? साम्राज्य क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, इसके बारे में बता दूं। साम्राज्य देखो एक ऐसी शक्तिशाली राजनीतिक, मतलब एक राजनीति से संबंधित, मतलब ऐसे ही कि वो अपना नियम कानून व्यवस्था चालू करेगा, ठीक है। तथा भौगोलिक इकाई क्षेत्र है जो सत्ताधारी के अधीन अन्य अलग अलग राज्य देश शामिल होता है। कहने का मतलब समझो, आप पढ़ोगे कि मुगल साम्राज्य था, ययावर साम्राज्य था, मंगोल साम्राज्य था। साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य का तो तीनों देव महादेवों में था। साम्राज्य हो गया बहुत बड़ा क्षेत्र, उसमें कई ठो राजा होंगे, कई ठो राजा होंगे, लेकिन इन सबों राजा का भी एक सर्वश्रेष्ठ सम्राट होगा। क्या होगा? सम्राट होगा। ये सब छोटे छोटे जो राजा है, सब राजा है, इनका भी एक सम्राट होगा। और ये सम्राट जो सत्ताधारी पक्ष है, उसके अधीन अलग अलग राज्य होंगे, अलग, हाँ, वो अपना नियम कानून चलाएंगे, अलग बात है, लेकिन इसके अंदर में चलाएंगे। तो इसी तरह साम्राज्य बना। गत्यावरोध क्या होता है? गति अथवा वृद्धि में बाधा। जब कहेंगे कि हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था में गत्यारोध हो गया, ठीक है, यह आप में पढ़े होंगे। उपनिवेश क्या होता है? अभी आपको बताया तो उपनिवेश क्या होता है, वह भौगोलिक क्षेत्र। उपनिवेश की अगर बात किया जाए तो वह भौगोलिक क्षेत्र जिस पर किसी दूसरे देश का राजनीतिक, समझ रहे हो, अपना राजनीतिक की तारीख से अपना आर्थिक और अपना सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता हो, उसको हम बोलते हैं उपनिवेश। राजनीतिक करने का मतलब अपना नियम कानून बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, विलक्षण मतलब समान से अलग, समान से अलग, विलक्षण प्रतिभा के धनवान व्यक्ति थे, नहीं कहते? और प्रति व्यक्ति आए मतलब किसी देश अथवा क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका औसत आय को, मतलब औसत आय कैसे निकाला जाता है? देश की कुल जनसंख्या होता है, और उस देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दोगे देश की कुल आय से, तो वो निकल जाएगा। देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे तो वह पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो अभी हम लोग इस क्लास को थोड़ा सा यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मिलेंगे दोबारा और इसके अलग पार्ट के साथ, इसके अलग हिस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।